नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की राजनीति के बारे में कि आजकल भारत की राजनीति में क्या चल रहा है। क्या मोदी गवर्नमेंट अपोजिशन को ख़त्म करने में लगी है? क्या अभी भी कोई अपोजिशन में बाकी है जो मोदी के साथ टक्कर दे सकता है 2024 के इलेक्शंस में? जो भी रीजनल पार्टीज़ हैं भारत की, क्या वो उनको टक्कर देंगी या फिर कांग्रेस वापस से बाउंस बैक करेगी? क्या होने वाला है आने वाले टाइम में? चलिए इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 2024 में मोदी बनाम कौन? प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष की तरफ से दो नाम सामने आ गए। पहला नाम नीतीश कुमार का आया और दूसरा नाम अखिलेश यादव। वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। जी भरोसेमंद हैं सर? देखिए, मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं बहुत जानकारी नहीं रखता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा उनके साथ काम नहीं किया। वो उनकी पार्टी और उनका गठबंधन क्या तय करता है नीतीश कुमार जी के लिए, इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। सबसे पहले बात आती है, क्या मोदी को हटाना जरूरी है? क्या मोदी अप टू द मार्क काम कर रहे हैं भारत में, या फिर उनको हटाना इतना जरूरी है और अपोजिशन का आना जरूरी है? इन सभी चीज़ों को अगर डाटा एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोदी की जो लोकप्रियता है वह चाहे भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अब ये क्वेश्चन उठता है कि अपोजिशन में कोई भी अगर लीडर है, कोई भी पार्टी है, कि वो कितनी ज़रूरी है। अपोजिशन होना दोस्तों ज़रूरी है, उसके बिना कोई भी लोकतांत्रिक जो कार्य है वो सही तरीके से नहीं हो सकते। ऐसे किसी भी पार्टी को अगर हम अकेली पार्टी को छोड़ दें तो तानाशाही हो जाएगी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी हो। तो लोकतंत्र का होना, अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब कौन कौन सी अपोजिशन की पार्टियाँ भारत में एग्जिस्ट करती हैं जो इनको टक्कर दे सकती हैं, उनकी हम एक एक करके थोड़ी बात कर लेते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। बीजेपी की बात अगर कोई दूसरी नेशनल पार्टी भारत में कोई बड़ी पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने सबसे ज़्यादा भारत के ऊपर राज किया है, भारत के ऊपर शासन किया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की अगर हम पिक्चर की बात करें तो कुछ दिन पहले तो वो साफ ही थी कि राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने वाले हैं और उनको टक्कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं दिखता है। प्रैक्टिकली तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी एक चेहरा था जो कि विपक्ष की सारी पार्टियां वो उनको ऐसा सोच रही थी कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जो है वो मोदी को टक्कर देने वाले हैं, वो उनके खिलाफ इलेक्शन में खड़े होंगे। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद सारी पिक्चर जो है वो बदल चुकी है। अब दूसरी पार्टियां हो या फिर कांग्रेस हो, वो पूरी तरह संशय में है कि अब कौन आने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए जो बीजेपी को हरा सकता है, मोदी जी को हरा सकता है। काले बॉर्डर की साड़ी पहनने के पीछे की वजह है बेटे राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने का विरोध, और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसदों के साथ गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन भी करती नजर आ रही हैं। यह सवाल सबसे बड़ा तो कांग्रेस पार्टी खुद के लिए है कि वो किसको फ्रंट पे लेकर आएंगे या फिर राहुल गांधी की सदस्यता को बचाने में कामयाब रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जरिए। और उसके बाद हम दूसरी पार्टी की बात करें तो वो है आम आदमी पार्टी, जो कि पिछले कुछ सालों से ही एग्जिस्टेंस में आई है, लेकिन उसने जिस तरीके से भारत पर अपना प्रभाव डाला है वो एकदम से बहुत ही देखने योग्य है, क्योंकि उन्होंने अपनी 2 स्टेट्स में तो उनकी सरकार भी आ चुकी है और दिल्ली में बैक कर रही है उनकी सरकार पिछले 2-3 प्लान से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी एक ऐसी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है जो कि भारत में देखी जा सकती है। इसके बाद लेकिन अरविंद केजरीवाल के कुछ भाषणों की बात करें जो कि हाल ही में उन्होंने दिए हैं और पहले भी वो दे चुके हैं, उनसे कहीं भी उनकी ऐसी सीरियसनेस नहीं लगती जिस पे लोग भरोसा करें। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपने आप को कंटेंडर मानते हैं कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में वो भी प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार है। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है भारत के इतिहास में, सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। इनसे अलग कुछ और भी पार्टियां हैं, कुछ और भी नेता हैं जो सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री की, जैसे कि उसके बाद हम बात करें नीतीश
कुमार की, जो कि बिहार में काफ़ी सालों से वहाँ पर राज कर रहे हैं। वो भी ऐसे सपने देख रहे हैं। इवन लोगों ने भी ऐसा एक पिक्चर बना रखी है कि नीतीश कुमार भी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर सभी पार्टियाँ एक साथ इकट्ठी हो जाएँ। उसके बाद बात आती है अखिलेश यादव की। सपा के जो इस टाइम अध्यक्ष हैं या फिर उनके सकर्ता धर्ता हैं अखिलेश यादव, वो भी सोचते हैं, वो भी इकट्ठे आ रहे हैं, सभी पार्टियों से मिल रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ममता बनर्जी, जिन्होंने राज कर रखा है बंगाल पर और बहुत सालों से जो वहाँ से हट ही नहीं रही हैं और उनका वहाँ पर बहुत ही तगड़ा वर्चस्व है। और ये सभी पार्टियाँ मिलकर आपस में बातचीत भी कर रही हैं, कांग्रेस से भी बात कर रही हैं कि ताकि साथ में मिलकर आएँ और मोदी जी को हराएं और अपना एक प्रधानमंत्री का चेहरा सामने दें और वो जीतें भी। The Congress on the other side has been very buoyant, thinking that it is gaining a lot of traction following the Bharat Jodo Yatra of Rahul Gandhi. But Nitish Kumar this time has served a direct warning to the Congress party, and he says, "I'm getting a lot of calls from a lot of other opposition parties who possibly want to get together and bring." वो हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे। दोस्तों, किसी भी देश में अगर 2 राजनीतिक पार्टियां हो या 4 राजनीतिक पार्टियां हो, अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि विपक्ष पार्टी एक मजबूत पार्टी होनी बहुत ज़रूरी है। वो लोकतंत्र को मजबूत करती है और उससे देश को आगे बढ़ने में भी बहुत सहारा मिलता है। किसी भी एक पार्टी का अगर वर्चस्व ज़्यादा हो जाता है तो किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसलिए अपोजिशन को ढूंढ रही है भारत की जनता, ताकि एक मजबूत अपोजिशन हो जिसमें परिवारवाद ना होकर एक काम को ही वोट दी जाए। इस तरीके की चीज़ों को पब्लिक ढूंढ रही है कि मोदी जी, बीजेपी के सामने कोई ऐसी पार्टी आए जिसको वो वोट दे सकें, और इसी की खोज में जुटी हुई है दूसरी पार्टियां। और अगर वो मिल जाती हैं अच्छे से और अपने काम पर ध्यान देती हैं, मिलकर ही ऐसा कुछ काम करें कि जिससे कोई ऐसा चेहरा लेकर आए जिसको लोग वोट दे सके और अपोजिशन के साथ समझ सके कि वो अपोजिशन है, इवन वो जीत भी सकते हैं। दोस्तों, दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे ये रिलीजन पार्टी सारी मिल जाएंगी तो शायद हो सकता है कुछ चमत्कार कर दें और अपने अपनी छोटी ताकतों को मिलाकर कुछ ना कुछ जो है पब्लिक का ध्यान खींच सके। लेकिन अगर आप एक एक करके इन पार्टियों की स्टडी करोगे, इन पार्टियों के बारे में जानने की कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग कुछ इस तरीके से काम करते हैं जिन्होंने अपने लिए काम किया है, सिर्फ अपनी पार्टी और खुद को आगे ले जाने के लिए काम किया है। कभी देश के बारे में सोचा नहीं है और ना ही इनका इतना बड़ा स्कोप है जो पूरे भारत को संभाल सके। इसलिए लोगों की जो है वो व्यूज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखते हैं कि वो अब राहुल गांधी के जाने के बाद तो और ज़्यादा डगमा गए हैं। इसलिए सभी को लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा और कुछ सामने दिख नहीं रहा है, इसलिए उनका रास्ता और ज़्यादा क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर अपोजिशन ने कुछ शानदार काम नहीं किया, साथ में आकर कुछ ऐसा चेहरा सामने नहीं रखा जिसको लोग पसंद करें, कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया वो किसी की भी नेता से संबंधित हों, किसी गुट के भी, कथित गुट से भी हों, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता अगर हैं तो उसको सब लोग मान लेते हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो रिटायर बाद में होते हैं, उनसे पहले उनके नियुक्ति पत्र आ जाते हैं। राजस्थान में कम से कम हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, AICC में भी, प्रदेश में भी, कि हम अच्छे कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रांत, किसी भी जिले के हों, किसी भी कथित नेता के साथ हों, लेकिन पार्टी के हों तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेजॉरिटी हम उन लोगों को पद रेवड़ियाँ बांट दें जो लोग अफसरशाही से निकल कर आए हैं, तो थोड़ा बहुत मनोबल कम होता है कार्यकर्ताओं का। दोस्तों, आप राजनीति के खेल को कुछ इस तरीके से समझ रहे होंगे, जो पार्टियां, जो रिलीजन पार्टियां हैं अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग राज्यों की, वो सभी पार्टियां कांग्रेस को भी बीजेपी की तरह ही गालियां देती थी। लेकिन जब से राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है, उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया है अपना काम, उनके साथ मिलने का, उनके साथ खड़े होने का। इवन उन्होंने एक नकाब भी पोस्ट लिया है कि लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कुछ ऐसा करता है, उसी के साथ ऐसा हो सकता है, आम इंसान के साथ ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं सारी पार्टियां साथ में आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को हराने के लिए, एक इंसान नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। आप ये सब कुछ देख रहे हैं, पब्लिक इस चीज़ों को समझ रही है। आने वाले 1 साल में कुछ तो एक्साइटमेंट भरा होने वाला है कि कांग्रेस में या तो राहुल गांधी वापस आएंगे या फिर दूसरी अपोजिशन पार्टी कोई अपने आप को सामने फ्रंट पे लेकर आएगी कि हम लड़ेंगे 2024 का इलेक्शन। और आम आदमी पार्टी का इसमें क्या रोल रहने वाला है वो भी देखने लायक होगा। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।